बता के जाऊँ। मेरा पर्पज़ है मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ। और बहुत कुछ मैं देख रही हूँ मेले में, जो कि मैं ये चाहती थी शुरू से ही, और बहुत लंबी जर्नी थी मेरी, हमने भी किया। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा एक सपना बिल्कुल साकार हो गया। तो सबसे पहले तो ये थैंक्स है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर बताऊँगी। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। 30 साल मैंने स्कूल में प्रिंसिपल रही हूँ, मैं पब्लिक स्कूल में। तो मेरा जो कांटेक्ट था बच्चों से बहुत ज़्यादा था। नेचुरली बीइंग ए प्रिंसिपल, मैं ये देखती थी कि मेरे जो बच्चे हैं स्कूल के, और आजकल सारे बच्चे, उनमें बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है। मतलब अगर हम नेशनल एंथम के लिए भी उन्हें खड़ा कर देते हैं तो हीट स्ट्रोक से वो गिर जाते थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चिंता का एक विषय था मेरे लिए कि ये बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। तो मेरे पेरेंट्स को बुलाती थी बात करने के लिए, तो मुझे लगता था शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो पेरेंट्स कहते थे मैडम नहीं, ये तो 2 बार दूध भी पीता है, हरी सब्जियां भी खिलाते हैं, इसको सूप भी पिलाते हैं, और खाना बहुत अच्छा दे रहे हैं। क्योंकि ये तो आप देख ही रहे हैं आजकल 1 या 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स दे आर मोर कंसर्न अबाउट देयर कीपिंग अपब्रिंगिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सब तो हो रहा है, और ये जो गलत हो रहा है ये भी हमें पता है। लेकिन जब तक हमारे पास कोई सॉल्यूशन ना हो तो हम उस गलत को गलत कहते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मैं आज ये देखती हूँ कि हर कोई एक अच्छी सॉल्यूशन का इंतज़ार कर रहा है, चाहे वो जैविक खेती हो, चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट के लिए हो, सब तैयार हैं कि कुछ उन्हें चाहिए। तो जब हमने ये देखा मैंने बहुत टाइम से अपना बहुत छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर दी। पहला था ज़ीरो वेस्ट पार्टी। तो जो आज बर्तन बैंक बना हुआ है, हम लोगों ने भी, कुछ लेडीज़ ने मिलके बर्तन इकट्ठे करे, प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, और एक व्हाट्सएप मैसेज में डाल दिए कि जो भी ले जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हम देंगे उसको, वो अपने घर में इसको इस्तेमाल करे फंक्शन में और हमें वापस कर दे। तो ऐसे बहुत होने लगा। तो लोग हमसे ले जाते थे और हमें वापस कर देते थे। तो उसका पर्पज़ क्या हुआ कि हमने थर्मोकोल को बहुत हद तक कम करा। फिर साथ में हमने कपड़े के बैग्स बनाए। अब लोग तो सुनते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को कपड़े का बैग उठाना शान के खिलाफ लगता है, उनके प्रेस्टीज से, सोशल स्टेटस से मैच नहीं करता। जब तक उनके पास प्लास्टिक के 8-10 बैग हाथ में ना हो, तब तक उनको लगता है कि नहीं, ये क्लास नहीं है। तो मैंने कहा भाई सब्जी वालों को दे दिए फ्री में कि भैया आप इनको दे दो और 20 रुपये ले लेना, और कहना जब आप वापस करोगे तो हम आपको 20 रुपये वापस कर देंगे। तो हमारी बात तो नहीं सुनते, शायद आपकी बात सुन लें। तो वो भी हमने बहुत किया। और दिवाली में हमने जो गिफ्ट दिए, तो सबके घर में हमने सब्जियां रखने के बैग्स, डस्टबिन बैग्स और सब्जी के थैले ऐसे बना के पैकेट्स दिए अपने अपने सर्कल में जितने भी। तो उसका भी थोड़ा बहुत हुआ। इस तरह हम आगे चलते रहे। और फिर हमें लगा कि क्योंकि ये तो प्लास्टिक का तो है, और भी कुछ एनवायरनमेंट में तो बहुत कुछ गड़बड़ है, मतलब सारा ही एनवायरनमेंट ख़राब है हमारा, ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध, ना खाना शुद्ध, तो करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ। फिर हमने एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी। आज हम सब इकोनॉमी को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सांस बंद करके नोट गिन सकते हैं? सांस तो लेनी पड़ेगी। जब हम उसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो नोट कमा के करेंगे भी क्या। मैं पेरेंट्स को भी जब कहती हूँ तो उनको यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। 98% मार्क्स आने चाहिए, इवन 99.99 भी आ जाएं तो और खुशी की बात है। संग में उनकी FDR रख दी, मकान बना दिए, बैंक बैलेंस कर दिए, सब कुछ कर दिया। मैं कहती हूँ फिर ये रहेंगे कहाँ, कभी सोचा है आपने? रहेंगे तो ये हॉस्पिटल में ही। तो एक कमरा हॉस्पिटल में ही बुक करा दीजिए आप इनका परमानेंट। पैसा आपने दे दिया, कमरा बुक हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इन्वायरमेंट को हमें ध्यान में आते आते मुझे समझ में आया, क्योंकि जिस जर्नी होती है ना, जब आप चलते हैं तो एक के बाद एक स्टेप आगे समझ में आता रहता है।
तो देसी गाय का समझ में आया कि विदाउट देसी गाय कुछ भी नहीं हो सकता। ना आपका पानी शुद्ध हो सकता है, ना आपकी हवा शुद्ध हो सकती है, और ना ही खाना शुद्ध हो सकता है। यहाँ तो खैर सब लोगों को पता ही है, मुझे ज़्यादा इतना उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हम आए एग्री पे। अब एग्री पे हम आ गए, काम करना शुरू कर दिया, लेकिन दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत कोसों कोसों दूर है, तो मैंने टेरेस गार्डन को ही अपना एक मिशन बनाया। टेरेस गार्डन को मिशन बनाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। आप लोग जो भी टेरेस गार्डन करना चाहते हैं, अच्छी तरह सोच लीजिए कि टेरेस गार्डन हम जो कर रहे हैं उसके पीछे एक पर्पस है। सबसे पहला पर्पस तो ये है कि खाना आपको शुद्ध मिलेगा, और एकदम मिलेगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छत पे आपने उगाया और आपके घर का खाना पूरा हो गया। राइट। दूसरा, हम एनवायरनमेंट के लिए भी काम करते हैं, क्योंकि जब हम अच्छा उगाते हैं, क्योंकि आप ये देखिए किसान भी अगर जो पेस्टिसाइड डालते हैं अपने फसल में, तो वो 1% पेस्टिसाइड आपका प्रोड्यूस में जाता है, 99% पेस्टिसाइड आपका हवा में जाता है। ये तो सब मानते हैं, क्योंकि अगर आप घर में कमरे में हिट करेंगे मच्छर को मारने के लिए, तो मच्छर के पास कितनी हिट जाएगी और हमारे पास कितनी आएगी? सिंपल है बिल्कुल। तो वो जो पेस्टिसाइड डाला जा रहा है वो सब हमारे अंदर जा रहा है। तो अगर हम नेचुरल तरह से फार्मिंग करेंगे तो पेस्टिसाइड को हम ख़त्म कर देंगे, तो भी हमारा एक एनवायरनमेंट अच्छा हो गया। प्लस टेरेस गार्डनिंग में हम अपने ही ग्रीन वेस्ट से खाद बनाते हैं, अपने ही ग्रीन वेस्ट से एंजाइम बनाते हैं। तो हमने क्या किया, अपने घर का गीला कूड़ा हमने बाहर नहीं फेंका। ये आप सब जानते हैं कि कितना कूड़ा एक शहर से निकलता है। दिल्ली का तो मुझे डाटा है कि 15,000 टन कूड़ा रोज निकलता है दिल्ली से। एक दिन का कूड़ा है, उसमें 70% ग्रीन वेस्ट है। अगर ये ग्रीन वेस्ट हम अपना मैनेज कर लें तो आप देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। गवर्नमेंट कोई भी हो, इतना कूड़ा रोज कोई रखने की किसी के पास जगह नहीं है। तो कम से कम ये बात ज़रूरी है कि ये एक हमें मानना है कि आवर वेस्ट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी है, किसी की नहीं लेनी। अपने कूड़े को हमें खुद मैनेज करना है। ये एग्रीकल्चर में भी आता है आपका, और टेरेस गार्डन में तो बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि आपने अपने घर के ग्रीन वेस्ट से मैन्योर बनाई, डाल दी, अपने घर के ग्रीन वेस्ट से एंजाइम बनाया, डाल दिया, क्योंकि एंजाइम इज़ वेरी गुड सॉइल फर्टिलाइजर। और बहुत पर्पज़ हैं एंजाइम के, कपड़े धोने में भी डाल देते हैं, सब्जियां धोने में डाल देते हैं, फ्लोर क्लीनिंग में डाल देते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं एंजाइम से। और बंजर से बंजर ज़मीन में भी अगर 3 महीने लगातार एंजाइम डाला जाए तो वो भी फर्टिलाइज हो जाती है। तो हमने नेचुरल फार्मिंग से और टेरेस गार्डनिंग से एनवायरनमेंट में भी काम कर दिया। दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट काम कि जो हमारे बच्चे पता ही नहीं उन्हें कि कुछ कैसे उगता है। मेरे बेटे ने मुझसे क्वेश्चन किया, मम्मी सूजी भी उगती है? उसकी बात बड़ी लाजमी थी कि सूजी भी उगती है, सूजी कैसे उगती होगी? तो उनमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम आगे तो पहुंच रहे हैं, मॉडर्न भी हो गए, वेस्टर्नाइज भी हो गए, लेकिन हमने अपनी रूट्स छोड़ दी। अगर हम आज अपनी रूट्स को भी पकड़ें और हम आगे भी चलें, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हम अगर घर में टेरेस गार्डनिंग करेंगे, छत पे हम उगाएंगे, तो हमारे बच्चे हमारे संग इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, और धीरे धीरे वो बीज जो हम बोना चाहते थे बिना किसी एफर्ट के हमने उसको बो दिया। क्योंकि नॉर्मली ये कहते हैं कि बच्चे होते हैं ना, आप उन्हें कुछ भी कहते रहो, तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं सुनेंगे। वो वही करते हैं जो आपको करता देखते हैं। दिस जस्ट लाइक ए मंकी, आपकी नकल करेंगे। छोटे से बच्चों को देखिए, वो फादर की तरह चलेगा, वैसे ही बाथरूम जाएगा, वैसे ही शेप बनाएगा। ऐसे ही गर्ल्स को देखिए। तो हमें खुद को एक रोल मॉडल बनाना है।
इसीलिए टेरेस गार्डनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। टेरेस गार्डनिंग कोई बहुत छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने अपने घर में सब्जियां उगा दी, हो गई टेरेस गार्डनिंग। टेरेस गार्डनिंग के पीछे बहुत बड़ा मिशन है। और एक बहुत बड़ा मिशन है, नॉर्मली क्या होता है जब हम खेती की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सबसे पहले क्या आता है? एक गांव, उसमें एक गरीब सा किसान, बेचारा लाचार, वो खेती कर रहा है। तो हो क्या रहा है? विलेजर्स ग्रो कर रहे हैं और सिटी पीपल खा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारे किसान का दर्द क्या है, किस तरह तकलीफ से वो एक सब्जी उगाता है। और नेचुरल उगाने में तो और भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं कब बारिश आ जाए। पिछले साल जब अचानक बारिश आई तो एक किसान का फ़ोन आया, मैडम मेरा 100 टन तरबूज रातों रात खराब हो गया। ही वॉज क्राइंग। नेचुरली जिसने इतनी मेहनत से उगाया उसकी सारी फसल खराब हो गई। लोग मुझसे पूछते हैं मैडम नेचुरल महंगी क्यों है? मैंने अपने को बताया इसलिए महंगी है कि कुछ नहीं पता रात को क्या हो जाए। अगर आज वो केमिकल डाल के ग्रो कर रहा होता तो जैसे ही आपको वेदर फोरकास्ट मालूम पड़ता है, आपने इंजेक्शन लगाया, 2 दिन में उसको बड़ा किया, उतार के रख लिया, वो सेफ हो गया। तो मैंने कहा ये चीज़ें आप तब समझेंगे जब आप अपने छत पे उगाएंगे। और दूसरी बात, अगर शहरों के लोगों को हम अवेयर नहीं करेंगे तो किसानों को मार्केट कौन देगा? किसान उगा लें, कोई खरीदार ही नहीं होगा। हमने दिल्ली में फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट बनाया है। एक किसान को हम 25 परिवार दे देते हैं कि इन परिवार को जो कुछ भी खिलाना है आपने खिलाएंगे। किसान को मार्केट मिल गई, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पैसा उसको हाथ के हाथ मिल जाता है, वो भी उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और एक जो मन का रिश्ता जुड़ जाता है किसान से और हम लोगों से, जो बहुत ज़रूरी है। आज किसान का दर्द हमें बिल्कुल नहीं पता कि क्या है। इतने किसानों ने सुसाइड किया, न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम शहरों में नहीं फैलाएंगे अवेयरनेस कि नेचुरल तरह से उगाई हुई सब्जियां ही हमें खानी है, थोड़ी सी महंगी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, महीने में एक सूट कम खरीद लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा थोड़ी फर्क पड़ता है कोई। बट ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। पिज़्ज़ा आप 2000 का भी खरीद सकते हैं, घिया 20 रुपए किलो ही चाहिए, गोभी का फूल 4 रुपए का ही चाहिए। जो हमने खाना है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, फूड इज़ नॉट आवर प्रायोरिटी। खाना हमारी कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं। हमेशा हम खाने में सोचते हैं वो सस्ता हो और स्वाद हो, 2 चीज़ों से हम खाना खाते हैं। हम खाना आँखों से खाते हैं। और ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की कि अगर आपका फूड ठीक है तो आपको मेडिसिन्स की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आपका फूड खराब है तो मेडिसिन्स भी कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आजकल के यंग जनरेशन को यही कहना चाहती हूँ कि मेन फोकस आप फूड पे करें कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। पानी की बोतल ठीक है, हाँ थोड़ा सा। कितने बजे स्टार्ट हुआ था विशाल? टाइम क्या था स्टार्ट होने? ठीक है, तो खाना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। स्वाद कुछ नहीं होता, स्वाद तो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, अंदर जाके तो स्वाद खत्म हो जाता है आप लोगों का। तो जब हमारा खाना प्रायोरिटी हो जाएगा फूड, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम देखिए, कोई भी गैजेट खरीदते हैं, कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं, कितना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, कौन सी ब्रांड का है, उसके क्या क्या है। खाने पे कभी कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। एक तो बेमौसम की सब्जियाँ जो ऑलरेडी केमिकल वाली कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई, फिर आपने उसको फ्रिज में रख दिया, तो सोचिए कि आपने उसमें से क्या खाया। इसे तो भूखे रह जाएं, लेकिन आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है। तो टेरेस गार्डन का एक पर्पस है। जब तक टेरेस गार्डनिंग नहीं होगी तब तक हमारी एग्री कभी तरक्की नहीं करेगी, क्योंकि एग्री इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, एनी कंट्री। अगर हमें हमारी कंट्री को तरक्की करनी है तो हमें एग्रीकल्चर को
आगे लाना ही पड़ेगा। और एग्रीकल्चर तब आगे आएगा जब हमारा युवा वर्ग एग्रीकल्चर को एक मेन प्रोफेशन बनाएगा। आज हम स्कूल में जाते हैं, इतने सारे मैं वेबिनार देती हूँ, तो जब बच्चों से पूछती हूँ कि भाई कौन कौन सा प्रोफेशन तुम्हें चाहिए, तो वो कहते हैं इंजीनियर बन जाएंगे मैडम, डॉक्टर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, पायलट बन जाएंगे। एग्री किसान बनना, एग्री कोई प्रोफेशन है ही नहीं। अगर हर स्कूलों में, हमें अच्छी तरह याद है हम लोग जब थे तो गार्डनिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था। आई थिंक सो गार्डनिंग शुड बी इंक्लूड एज ए सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल। वो चीज़ें ज़रूरी हैं। आप सोच रहे होंगे मैं फालतू की बातें कर रही हूँ, टेरेस गार्डनिंग की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर टेरेस गार्डनिंग हम कर रहे हैं तो किस उससे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं टेरेस गार्डनिंग पे ही आती हूँ, क्योंकि बहुत लोग वही वेट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक नेचर होता है जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं लोग। अच्छा, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, टेरेस गार्डनिंग। जब हम टेरेस गार्डन स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक 3-4 तरह का डर होता है। सीपेज तो नहीं आ जाएगी, सीलन तो नहीं हो जाएगी हमारे घर में, हमारी छत तो बहुत कमज़ोर है, बहुत पुराना घर बना हुआ है, तो हम इसको कैसे करें। उनका डर बिल्कुल लाजमी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बेवजह डर करते हैं, डर बिल्कुल ठीक है। दूसरा, वेट ज़्यादा हो जाएगा, छत दब जाएगी, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तीसरा ये है कि अरे भाई स्पेस ही नहीं है हमारे पास। स्पेस है तो धूप नहीं आती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेन एक डर है। वो सारे डर मैं आपके अभी ख़त्म कर दूंगी। पहला डर जो वेट का है, तो हम सीमेंट के गमलों को छतों पे एनकरेज नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी सीमेंट का वेट है, प्लस उसमें डला हुआ सॉयल का ग्रोइंग मटेरियल जो बनाते हैं उसका वेट होता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि आपके ये प्लास्टिक के जो बैग्स आजकल अमेज़ॉन पे आ रहे हैं, मैं मानती हूँ का ये प्लास्टिक है, बट कहीं हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि हमने उसको रोज़ निकालना नहीं है और रोज़ फेंकना नहीं है, वो तो एक बार बन गए तो 8-10 साल के लिए बन जाते हैं, तो वो बैग्स हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू प्लांट, अगर आपको धनिया बोना है, पालक बोना है, लीफी वेजिटेबल बोनी है, जिनकी रूट्स बहुत कम है, उनके लिए हम 10 इंच की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेस्ट है। तो ये हमें देखना है कि जितना प्लांट बड़ा है, जितनी उसकी रूट्स का है, उस हिसाब से ही हमें ग्रोइंग मटेरियल मिट्टी उसमें डालनी है। आपका वेट काफ़ी कम हो जाएगा। और वेट को स्कैटर्ड कर देते हैं, भाई एक ही जगह बहुत वेट नहीं डालते। नॉर्मली आप दीवारों के संग वेट को डाल दें, क्योंकि वहाँ पे बीम पड़ी होती है, तो वो जो वेट है वो बीम अपने ऊपर ले लेती है, राइट। और एक और तरीका है कि हम लोग क्यारी बनवाते हैं टेरेस के ऊपर ही, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम डायरेक्ट छत के ऊपर टच नहीं कराते। ये सीपेज के लिए हो गया, क्योंकि अगर छत से कोई भी गमला भी टच करता है तो आज नहीं कल सीपेज थोड़ी बहुत आती ही है। पिलर बेस लेके क्यारियाँ बनवा देते हैं पूरी छत के ऊपर, तो उससे स्पेस भी बहुत बच जाता है, क्योंकि एक वॉल तो हमें पीछे वाली मिल गई और एक वॉल हमने आगे बना ली, और जो पिलर के नीचे का स्पेस है उसको एज ए स्टोरेज, एज ए नर्सरी आपने अपने प्लांट्स लगाने हैं, सीड्स ग्रो करने हैं, उसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उसका सीपेज के भी हम मैनेज करते हैं और वेट को भी हम मैनेज करते हैं। अब रही स्पेस की बात। स्पेस का देखो ये है कि मैं ये नहीं कहती कि आप स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्पेस जितना है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई ज़्यादा उगा सकता है, कोई कम उगा सकता है। अभी बॉम्बे में तो एक जगह है कि जैसे किसी के पास टेरेस है तो सारी बिल्डिंग वालों ने मिलके अपने 10-10 गमले रख दिए टेरेस के ऊपर कि भाई 10 मेरे हो गए, 10 तुम्हारे हो गए, 10 तुम्हारे हो गए, तो हम सब मिलके ग्रो करेंगे। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। खर्चा भी आपका ख़त्म हो गया और एक आपने कम्युनिटी में मेल जोल भी आपका बढ़ गया। तो अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो हमें मिलता है। कहते हैं ना कि जहाँ प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन आता है, और सॉल्यूशन जो चाहते हैं वो सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं कोई ना कोई, तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
अब मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे कि हमें टेरेस गार्डनिंग में मेन क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। नॉर्मली जो टेरेस गार्डन करते हैं वो फोकस करते हैं 2 चीज़ों पे, एक तो फर्टिलाइज़र क्या डालने हैं और दूसरा पेस्ट। सिर्फ उन्हें 2 ही चीज़ों की फिक्र होती है कि भाई खाद कौन सी डालनी है, और पेस्ट बहुत तंग करते हैं, कीट बहुत परेशान करते हैं, कीट सारी फसल खा जाते हैं, राइट। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि नेचुरल फार्मिंग में हर एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाली फर्टिलाइज़र और पेस्ट से कुछ नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है सॉइल, जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं। मिट्टी, माली को बोला मिट्टी लाके डाल दो, मिट्टी डल गई, उसमें पेड़ लगा दो, लग गया, और थोड़ा जब तक हरा भरा हुआ तो बहुत खुश हो गए, फूल आ गए तो थोड़े और खुश हो गए, और उसके बाद फल नहीं आया तो बहुत दुखी हो गए। मिट्टी इज अ लिविंग मीडियम। सबसे पहला मीडियम सॉइल ही है। अगर आपकी सॉइल अच्छी नहीं है तो प्रोड्यूस कभी होगा ही नहीं, जिसको कि हम सबसे पहले इग्नोर करते हैं। सॉइल कैसे बनाते हैं? 1/3 मिट्टी, 1/3 कोकोपीट, 1/3 खाद और थोड़ी सी नीम की खली। अब आप पूरा ध्यान देंगे तो आप समझ में आएगा कि हम पेस्ट मैनेजमेंट जब से मिट्टी बनाते हैं तब से ही शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कीट आ गया आ गया आ गया, भागो 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 कुछ डालो, ऐसा नहीं होता है। जब वो आ गया तो जिस लिए आया है वो काम करके जाएगा। अब चोर घर में घुस गया तो चोरी तो करेगा ही ना भाई। तो सबसे पहले जब हम मकान बनाते हैं अपना मेन डोर देखते हैं, 1 डोर लगाओ, 2 डोर लगाओ, मजबूत डोर लगाओ, लॉक भी बहुत बढ़िया लगाओ कि कोई आ ना पाए, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो वो फिर तो कुछ करेगा ही। तो ऐसे ही है हमारे पेस्ट कि अगर आप उनका ध्यान शुरू में नहीं रखेंगे तो वो तो आएंगे ही, राइट। तो जब हमने मिट्टी बनाई तो हमने मिट्टी में थोड़ी सी नीम खली डाल दी। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आपने अभी मिट्टी बनाई, आज ही माली आया, आज ही मिट्टी बनाई, आज ही वो प्लांट लाया, अभी लगा दो भाई जल्दी से, क्योंकि माली हर बार आने के पैसे लेगा। तो भैया एक ही बार में सारा काम ख़त्म कर दो, बार बार पैसे कौन देगा मालिक को। मिट्टी को जब बनाओ तो रख दो 2-4 दिन के लिए, उसको नीम खली को उसके अंदर मिक्स होने दो, उसको हिला के छोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि सॉइल में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक है सॉइल बनाना और दूसरा है सॉइल को मेंटेन करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सॉइल की हेल्थ आपने मेंटेन नहीं करी, आपकी सॉइल बीमार है जैसे अब है आजकल केमिकल डाल के, तो भी प्रोड्यूस नहीं निकलेगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि किसान है वो प्रोफेशनल है, उन्होंने बचपन से ही खेती करी है, उनको 10 तरीके पता हैं और उनके जो नॉलेज का एक सर्कल है वो बहुत बड़ा है, हमारा बड़ा लिमिटेड है। तो हमें क्या करना है, हमें सारा काम बहुत प्लानिंग से करना है। अब सॉइल बनाना तो मैंने आपको बता दिया, अब सॉइल को मेंटेन कैसे करना है। सॉइल को मेंटेन का मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर की अपनी दुनिया है, जहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं, उन्हें नहीं हमें परेशान करना है। उनकी एक संख्या होती है जिसको हमें मेंटेन करना होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने खाद डाली और सीधा पेड़ ने ले ली जड़ों ने। आपको पता होना चाहिए कि जो खाद हम डालते हैं, जो पानी हम डालते हैं, प्लांट वो बहुत ही कम लेता है। जो उनके सूक्ष्म जीवाणु उस खाद को ले जाके प्लांट को देते हैं, वो वही लेता है। अब हमने जीवाणु मार दिए तो प्लांट को खाद कैसे मिलेगी। तो हमें जो मिट्टी की अपनी दुनिया है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, पोटाश फिक्सिंग है, कितने कुछ हैं, तो उन्हें हमें मेंटेन रखना है। अगर वो मेंटेन रहेंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। सॉइल मॉइस्चर ठीक रहेगा आपका, अगर मिट्टी में प्रॉपर नमी है और वो जीवाणु इजीली मूव कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो अपने आप ही काम कर देंगे, आपके पानी को भी नीचे ले जाएंगे, आपकी खाद को भी नीचे ले जाएंगे और मिट्टी में हवा को आने का एक रास्ता देंगे, जिससे कि
आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। अब आप बहुत सारे घरों में देखिए, गमलों में मिट्टी इतनी सख्त होती है कि वो उसको बहुत ज़ोर लगा के खोदना पड़ता है। बट नेचुरल फार्मिंग में मिट्टी ऐसी होती है कि आपने हाथ डालो तो आपका हाथ अंदर जाता है। इसका मतलब है कि मिट्टी में वापसा भी क्रिएट होगा, मिट्टी में ह्यूमस भी क्रिएट होगा, सॉइल एरोजन होगा। जब हमारी मिट्टी में नमी रहेगी तो आप देखिए कि हमारे प्रोड्यूस को पानी बहुत कम चाहिए। नेचुरल फार्मिंग में कम से कम 70 to 80% पानी का कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम पानी, मिट्टी हमारी ऐसी है जो एब्जॉर्व कर लेती है पानी को और वो नीचे से उनको देते रहते हैं, आपका मेंटेन करते रहते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते। तो जब हम इस तरह से मिट्टी को बनाएंगे तो हमें बहुत सारे, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है और टाइम मुझे बहुत कम मिला है तो मुझे भागना ही पड़ेगा, क्योंकि एकदम बहुत डिटेल में मैं नहीं जा पाऊँगी, राइट। तो अगर बाद में कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। तो मिट्टी में हमने ये काम किया। दूसरी चीज़ है प्लांट। अब आपको तो पता होगा कि प्लांट ही खाना बनाता है, क्योंकि लीफ तो किचन है, फूड फैक्ट्री है हमारा। रॉ मटेरियल आता है, आपका लीफ खाना बनाता है और उसको वहाँ तक पहुँचाता है। अब क्या होता है, हमने देखा है छतों में हमारे प्लांट इतने बड़े 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 इतने लंबे हो गए। अब घिया का देख लो, मतलब पड़ोसियों की छत तक पहुँच जाता है हमारा प्लांट। अब क्या है कि जितनी खाद आप डाल रहे हैं वो आपका प्लांट ग्रो करने में यूज़ कर रहा है, फ्रूट के लिए तो वो कुछ छोड़ ही नहीं रहा। एक तरफ प्लांट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़रूरी है, वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हमको जितना चाहिए हमको उसको उतना ही रखना है, हमको उसकी कटिंग कर देनी है, जिसको हम 3G कटिंग कहते हैं। जो एक्स्ट्रा हमें उसकी ब्रांचेस नहीं चाहिए उसको वहीं पे रोक देना है, क्योंकि हमें उसको वहाँ रोकेंगे तो वो जो खाद हम दे रहे हैं वो हमारे फलों में, फ्रूट्स में जाएगी। तो प्लांट के बारे में बाकी आपको पता है, फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे सीड्स। हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कोई सीड लाए, कहीं से भी कोई पौध लाए और लगा दिया। अब अभी इतने सारे सेशन हो चुके हैं, आप लोगों को सबको पता ही है। जो सीड क्या है, 3 तरह की सीड होते हैं हमारे, देसी सीड, हाइब्रिड और GM सीड्स। हाइब्रिड सीड को ग्रो करने के लिए केमिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, विदाउट केमिकल दे कैन नॉट ग्रो। हाइब्रिड सीड तो ये हो गए जिसमें हमें बाहर से जहर डालना पड़ता है, और GM सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, वो हैं जिसके अंदर ही जहर डाल दिया गया है, जैसे BT बैंगन, BT भिंडी, BT कॉटन, ये सब है। तो कहने का बात मतलब है कि इन दोनों बीजों में हमारा देसी बीज नहीं है, और जो देसी बीज है हमारा वो, उसमें एक 3 ऊर्जा है हमारे देसी बीज के अंदर, जो 3 ऊर्जा हमें चाहिए और हमारे पूरे ब्रह्मांड में है। विष्णु ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा और शिव ऊर्जा। कहते हैं जो अंकुरण स्थल होता है, जहाँ से बीज का रूट निकलता है, वो है हमारा ब्रह्म ऊर्जा, और जो गूदा है बीज के अंदर का, उसमें है विष्णु ऊर्जा, और जो छिलका है वो है शिव ऊर्जा। तो जिस बीज में इतनी ऊर्जा है, आप सोचिए उसके खाने में कितनी ऊर्जा होगी। अब हाइब्रिड बीज में तो कोई ऊर्जा है नहीं, वो तो चेतना विहीन बीज हैं आपके। GM भी ऐसे ही हैं। तो हमें क्या करना है, देसी बीज का ही इस्तेमाल करना है। कौन सा बीज? देसी बीज, और कोई बीज नहीं हम लगाएंगे, सिर्फ देसी बीज लगाएंगे। अच्छा, अब सेकंड स्टेप आता है, हमने मिट्टी में नीम खली डाली थी, हम बीज को भी बीजामृत करते हैं। ऐसे बीज हम नहीं लगाते, बीज को भी बीजामृत करते हैं। इसको बनाने की विधि है, लेकिन यहाँ मैं विधि नहीं बता पाऊँगी, तो मैं होम टिप्स आपको एक दे देती हूँ। अपने घर में कच्चा दूध ले लें और उसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा हींग डाल के बीज को अमृत कर लें। और अगर हम सैपलिंग भी तैयार करते हैं तो सैपलिंग को भी हम बीजामृत करते हैं, क्योंकि बीज से कीट बहुत आता है। जो हम परेशान होते हैं, कीट आ गया, वो ऐसे नहीं आया, उसको लाया गया है। तो बीज हमने यूज़ करने हैं सिर्फ देसी, और उसको हमने बीजामृत करना है, ठीक है। 4th हमारा पॉइंट आता है पानी। पानी हम कैसे देते हैं? देना ही है भाई, गर्मी है तो 2 बार देना है, सर्दी तो 1 बार देना है।
कभी हमने प्लांट को ये नहीं देखा, मिट्टी को, कि इसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए, हमें ध्यान ही नहीं, पाइप लगाई और पानी दे दिया। तो पानी देने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ आपको। जब भी आपको पानी देना हो, आप गमले के अंदर उंगली डाल के देखिए, अगर उंगली में मिट्टी चिपक जाए तो समझिए कि अभी एक आध दिन पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी मिट्टी साफ बाहर निकल आए तो समझिए कि पानी देने की ज़रूरत है। राइट? हम लोग एक और भाषा में कहते हैं कि जब पेड़ बिल्कुल मुरझाने लगे तब पानी दो। और दूसरी बात, पानी कभी भी पाइप से नहीं देना चाहिए। पाइप पानी से देते हैं ऊपर से लेके आए, उसमें क्या होता है कि रूट्स को हम अपना काम नहीं करने देते। अभी देखिए, आपको घर में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, आपका क्यों एफर्ट करोगे? सोचने की बात है। हम मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चीज़ चाहिए। अगर हमने पानी देना है तो रूट्स के चारों तरफ पानी देंगे, ताकि रूट्स ग्रो करेंगी और वो पानी लेने के लिए दूर दूर जाएंगी। जंगल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की अगर जड़ें देखें तो कितने किलोमीटर तक जड़ें हैं, और वो कितने मजबूत हैं, आंधी तूफान में भी हिलते नहीं हैं। और शहरों के पेड़ देखिए, क्योंकि उनको सुबह शाम पानी दे जाता है ऐसे करके, वो हल्की सी हवा आएगी, आधे पेड़ गिरे मिलेंगे आपको सुबह तक। रात को हवा चली थी तो पेड़ गिरा हुआ है, आपको नहीं पता चला हवा चली थी, पेड़ को मालूम पड़ गया कि हवा चली थी, क्योंकि वो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो हमें पेड़ों को पानी देना बहुत तरीके से चाहिए, जब भी जाएं देखें। अच्छा, ये भी होता है कि कुछ पेड़ पानी ज़्यादा पीते हैं, कुछ पेड़ पानी कम पीते हैं। आप देखिए मिट्टी को कि आज की मिट्टी सूखी हुई है, क्योंकि प्लांट्स का क्या है, उन्हें जितना चाहिए उतना ही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि स्टोर कर लेंगे, कल चाहिए होगा जमा कर लो भाई, कल पी लेंगे, क्या पता कल ना मिले। तो वो ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि इस पेड़ की तो मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, उसमें पानी डाल दीजिए। जिस पेड़ की मिट्टी नहीं सूखी तो उसमें मत डालिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पानी डल रहा है तो सब में ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाएंगी एक्सपीरियंस से, कुछ आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। अब हमारा आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, देसी गाय। देसी गाय के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ सबको पता होगा, क्योंकि टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो लेकिन देसी गाय के बिना हमारी खेती नहीं हो सकती। बट क्योंकि देखो, आपके चारों तरफ देसी गाय है, मिलती है, तो आप उसका गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी हम यहाँ फर्टिलाइज़र बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, वो सारा हम देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से ही बनाते हैं। ताज़ा गोबर और पुराना गौमूत्र, राइट। अब किसी के पास अगर नहीं है तो हमारे पास एक और बहुत अच्छी जगह है जहाँ सब कुछ कर सकते हैं, हमारा किचन। हमारे किचन में इतना सारा सामान है सब कुछ करने के लिए, अपने टेरेस गार्डन को पालने के लिए, तो हम उससे भी पाल सकते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। तो देसी गाय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। देसी गाय से हम लोग सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनाइल है, मंजन है, उपटन है, तेल है, कंडे हैं, साबुन है, बहुत सारी सामान बनाते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ से केमिकल ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम केमिकल खाली खा नहीं रहे हैं, नहा रहे हैं केमिकल में। पेस्ट केमिकल, साबुन केमिकल, शैम्पू केमिकल, पाउडर केमिकल, तेल केमिकल, घर में पोछा केमिकल। तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे अगर हम समझ में आएगा और इस तरह अपना लाइफ स्टाइल हम अडॉप्ट करेंगे, तो हम, मतलब वो बात है ना कि जैसे कि पहले कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले, तो सोना उगलेगी ही जब इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसमें वो तो बहुत दूर नहीं लग रहा मुझे, इंदौर में आके तो मुझे लगता है बहुत दूर नहीं है सपना, ठीक है ना। तो आप सब लोग करेंगे इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद हमारा मेन यही चीज़ें हो गई। अब हमारा एक मेन रह गया पेस्ट। पेस्ट को मैं सिर्फ एक ही बात में करूँगी, पेशेंस वर्सेस पैनिक। पेस्ट आते ही हम पैनिक हो जाते हैं, कीट आ गया, कीट आ गया, कीट आ गया, लगे धड़ाधड़ उसके ऊपर कुछ ना कुछ डालने के लिए। अरे भाई, कीट तो दो तरह के होते हैं, मित्र कीट भी हैं हमारे और शत्रु कीट भी हैं हमारे। तो जैसे पता है कि मित्र कीट हमारे नॉन वेजिटेरियन हैं और शत्रु कीट हमारे वेजिटेरियन हैं। तो मित्र कीट हमारे शत्रु कीट को खाते हैं
और कम से कम 163 आपके मित्र कीट हैं और 43 आपके शत्रु कीट हैं। अब जब हमने पेस्टिसाइड डाल दिया तो मित्र कीट भी मर गए, शत्रु कीट भी मर गए। कितना मुश्किल हो जाता है, बताइए कैसे काम होगा। तो पेस्ट इज नॉट ए प्रॉब्लम, पेस्टिसाइड इज ए प्रॉब्लम। और इतनी खूबसूरती से इन कंपनी वालों ने पेस्टिसाइड को नाम दे दिया कीड़े मारने की दवाई। जब हम किसानों से बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया आप इसमें क्यों डाल रहे हो ये इतना? कहते हैं मैडम जी ये दवाई तो है, दवाई तो अच्छा करती है। अरे भैया चूहे मारने की दवाई, कीड़े मारने की दवाई, और जो हमें मारे वो जहर। तो ये मिसगाइड है, क्योंकि जो कंपनियां मॉन्सेंटो है, बायर है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां केमिकल्स बना रही हैं वो ही सब कंपनियां कैंसर मारने की दवाई बना रही हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि वो विन विन सिचुएशन है वहाँ पे। पहले वो कैंसर पैदा दे रहे हैं, फिर कैंसर की दवाइयाँ बना रहे हैं। तो यहाँ तो हमें देखना है कि हमें क्या करना है। हमारा कोई बली वारिस नहीं है, ये सोच के रहिए। आपको कोई संभालने वाला नहीं है, आपको आप ही संभाल सकते हैं। और आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अकेले शुरू कर सकते हैं। देखिए आप अपने हिस्से की हवा को शुद्ध नहीं कर सकते, आप अपने हिस्से का पानी शुद्ध नहीं कर सकते, आप अपने हिस्से का खाना शुद्ध नहीं कर सकते। ये सब आपको मिलके ही करना पड़ेगा। तो जब हम लोग मिलके ये सब काम करेंगे तब ही कुछ होगा। नहीं तो WHO की रिपोर्ट है कि 2025 में 85% लोगों को कैंसर होगा, और वो दिख रहा है। WHO की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही हूँ। 85% में समझ रहे हम हैं, उसके अंदर हमारा नाम है, लिस्ट में लिखा हुआ है। नंबर कब आएगा ये नहीं पता बस। तो कब तक हम इंतज़ार करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, वो कुछ करेगा? वो कहते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। तो टेरेस गार्डन का मतलब यही है कि आप लोग घर घर में अवेयर हो। अच्छा, जितना उगा सकते हैं उगाएं, कम जगह है तो लीफी उगा लें, धूप कम आती है तो भी लीफी उगा लें, जाल लगा है थोड़ा सा बैल्कनी में तो क्लाइंबर उगा लें। भाई खड़े पौधे नहीं उगा सकते तो कुछ तो कर ही सकते हैं। और दूसरी बात, मेन पर्पस क्या है कि घर घर से केमिकल ख़त्म हो। देखिए ये तो आप सब मानते हैं कि एग्री हमारे DNA में है, क्योंकि एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि हमारी संस्कृति है। तो कृषि तो हम छोड़ नहीं सकते। इसीलिए आप आज देखिए कोई फंक्शन हो, किसी का घर हो, छोटा हो बड़ा हो, पौधे वहाँ पे ज़रूर होंगे। चाहे सीढ़ियों में लगाए हों, चाहे हैंगिंग ही करी हो, गॉड नोस क्यों लगाए हैं, लेकिन लगाते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर है भाई नहीं पेड़ तो लगने ही है। बट प्रॉब्लम क्या है, उस पेड़ में डालते तो हम केमिकल वाली खाद हैं। तो इस सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चाहे वो पेड़ यहाँ लगे हों, चाहे वो आपके घर में टंगे हों, चाहे आपकी सीढ़ियों में टंगे हों, एक कमिटमेंट, वी विल यूज़ नो केमिकल। अपने घर के कूड़े से खाद बनाएंगे, अपना एंजाइम बनाएंगे, वही डालेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे। तो घरों घरों से केमिकल ख़त्म होगा, क्योंकि जब तक शहर वाले लोग समझ नहीं आएंगे ना उनको, तब गांव वाले बेचारे घिसते ही रहेंगे। वो उगाएंगे और मंडी में जाके बेच देंगे। मंडी में तो वही घोड़ा खच्चर गधा एक ही बराबर है, वो तो कहते डाल दो भाई, ढेर में डाल दो आप। तो वो किसान को बहुत दुख होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके ख़त्म करें। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि नेचुरल तरीके से हम पेस्ट को कैसे करेंगे। अगर उससे पहले आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लो, और उसके बाद में 5-10 मिनट में आपको ये बता दूंगी कि छत पे बिना केमिकल डाले, बिना किसी चीज़ के आप कैसे पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं और कैसे फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। मेरा नाम प्रभुदयाल चौधरी, मैं गांव डकाचा में निवास करता हूं। मैं खेती विगत मतलब 8-10 साल से मैं खुद कर रहा हूं। मैडम मैंने ये बीच में ये जैसे गौमूत्र वगैरह ये सब दवाई करी थी, तो मतलब जो पड़ोस में कोई जो ये दूसरी जो दवाई लगाते हैं मतलब जो करते हैं, तो मेरा को इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है मैडम उसमें। देखिए ये क्वेश्चन आपका है तो
टेरेस गार्डनिंग से अलग, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगी। उसके लिए हम एक बफर जोन बनवाते हैं। आपके अपने खेत के चारों तरफ आप एक बफर जोन बनाते हैं, उसमें सबसे पहले बड़े पेड़, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, जो 3 पेड़ों का एक लाइन बनवा देते हैं और उसके चारों तरफ एक गड्ढा नाली सी बना देते हैं कि पानी से निकलने की। उस वजह से ना पानी के ज़रिए आपके अंदर केमिकल आएगा और ना हवा से आएगा। आ गया क्लियर? और कोई आप पूछिए। है नहीं, देखिए संभव तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप, या फिर आप अपने पड़ोसी दोस्त को दोस्त बनाइए और उसको बताइए कि भैया तुम केमिकल मत डालो। देखिए काम तो ऐसे ही होगा, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मान लो एक बार नहीं डाला तो हम तो रिवर्स हो जाएंगे ना फिर। नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होता है। फिर भी आप अगर नहीं डालेंगे उससे तो बेटर ही रहेंगे। देखो केमिकल डालने से अगर हम ये माने कि हमारा प्रोड्यूस खराब हो रहा है, खाली यही नहीं हो रहा, हमारी सेहत भी तो खराब हो रही है, बीमारियां भी तो हो रही है ना। किसान, पंजाब में देखो ना, कैंसर ट्रेन चलती है, तो ऐसे ही थोड़ी चलती है। तो आप ये बात तो हमें माननी है कि देखो ये एक लड़ाई है, ये एक बदलाव है, तो बदलाव आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आप अपने प्रोड्यूस को इतने अच्छे रेट पे मार्केट में दो कि दूसरा पड़ोसी का यार ये तो बढ़िया है, इसने तो इतना महंगा बेच दिया और मैं तो 10 रुपये किलो दे रहा हूँ। कोई खरीदने थोड़ी आता है इसको। मार्केट क्रिएट करो। नेचुरल फार्मिंग में हर किसान अगर अपनी मार्केट खुद क्रिएट करेगा तभी वो सस्टेनेबल हो सकता है। आप मंडी में जाओगे कभी भी नहीं। हर किसान को एक अपनी मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। हमारे जो किसान हैं, हम वो मंडी में नहीं जाते हैं, वो घर घर जाते हैं। हम जब कोर्सेज करते हैं तो उसमें हमने किसानों के नंबर डाल देते हैं, लोग उनको कहते हैं, वो दे के जाते हैं। मैडम सबकी मेंटालिटी ये है कि सस्ता खरीदेंगे, सब तो सस्ता लेना। देखिए सस्ता, अभी आप उनको, अगर एक बात बताइए मेरे को, आप मंडी में एक चीज़ को बेच रहे हो रेट पे, अगर वो रेट आपको सपोज उस मार्केट में उसका रेट 60 रुपये है, तो आप मंडी में 10 रुपये या 15 रुपये बेचते होगे। अगर आप कस्टमर के पास जाके 60 रुपये में बेचोगे तो आपको बेनिफिट है या नहीं है? एक तो आपको पैसा हाथ के हाथ मिल गया, कस्टमर से आपका कांटेक्ट बन गया है, और आपको पता है मेरे तो 20-25 कस्टमर पक्के हैं, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ज़्यादा लालच नहीं करनी है, समझे नहीं समझे? तो वो जो डिफरेंस आता है जो आपका दलाल और बीच का, वो आपको डायरेक्ट मिल रहा है। हमारे तो ऐसे बहुत सारे किसान हैं हमारे साथ, हमने फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हम घरों में भेजते हैं किसानों को, हफ्ते में 2 बार वो डिलीवरी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ऑर्डर कर दीजिए, घर पहुंच जाएगा, ख़त्म। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को बनानी पड़ेंगी, उससे आपके पड़ोसी किसान 2 दिन में ही आपके पास आएंगे कि भैया मुझे भी करा दो, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो भैया मंडी भी नहीं जाता, ये तो कुछ भी नहीं करता, इसकी तो बहुत ऐश है, राइट? जैसे गांव में तो चलेगा नहीं तो बाजार में चलेगा, और बाजार से आवागमन इतना थोड़ी होगा। बाजार में नहीं चलेगा। देखिए जब आपका कस्टमर मार्केट में पहुंच गया ना, वो आपके पास नहीं आएगा। सबसे पहली बात, जब भी आप कुछ भी ग्रो करें तो कंप्लीट किचन का पूरी सब्जियां ग्रो करें। जब हम लोग 1 एकड़ में सब्जियां लगवाते हैं तो 17, 20, 22 तरह की सब्जियां लगवाते हैं हम। हर सब्जी पूरी एक बास्केट जाती है उसके घर, उसको अपने घर से हिलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो घर से टमाटर लेने जाएगा ना तो आलू प्याज साथ में लेके आएगा और रेट पता करेगा, तो वो तो हमें आलू ऐसे देता है, तू कैसे दे रहा है? तो हमें कस्टमर को मार्केट में भेजना ही नहीं है, और कुछ महीने वो आपकी सब्जी खाएगा ना, फिर उसको समझ में आ जाएगा यार इसका स्वाद तो वाकई बहुत बढ़िया। बाजार का तो आजकल सबको पता है, सब सोशल। हाँ, तो आप तो बाजार के भाव में ही दे रहे हैं ना, अब वो लेने जा रहा है और आप घर आके दे रहे हैं। फिर अपने फार्म विजिट कराइए, अपने जितने कस्टमर हैं एक दिन फार्म विजिट कराइए, वहीं खाना खाएंगे, देखो हमने ये उगाया, हम ये डालते हैं, हम उन्हें पता तो चले। देखो आजकल पब्लिक मांग रही है अच्छा खाना, बट उसको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि चीटिंग बहुत हो रही है, उनकी गलती नहीं है। जब आप उनको अपने फार्म में विजिट कराएंगे, बुलाएंगे, तो अपने आप उन्हें समझ में आएगा कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आओ अपनी सब्जी तोलो और जाओ, ले जाओ। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि टेरेस गार्डनिंग को हम अपने किचन वेस्ट से कैसे एक पूरा आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के 3 सुरक्षा चक्र होते हैं, गौ माता और आपका तुलसी और
हमारी रसोई घर, और यही तीनों हमारे नेचुरल फार्मिंग में भी काम आते हैं। तो आप कहेंगे तुलसी कैसे काम आती है? तो तुलसी हमारे पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत बढ़िया काम करती है, राइट। तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि हम किस तरह से किसके हाथ उठा रहे हैं, अच्छा उधर। तो पहले मैं ये बताऊंगी कि हमने कैसे उनको ग्रो करना है और फिर कैसे खाद डालनी है और किस तरह हमने उनको पेस्टिसाइड्स से सेव करना है, पेस्ट से सेव करना है। अब दो तरह के सीड्स होते हैं, एक हम डायरेक्ट बोते हैं और एक हम सैपलिंग लगाते हैं, ठीक है। तो जब आपने डायरेक्ट बोने हैं, आजकल के जितने भी हैं अब क्लाइंबर्स हमारे, घिया, तोरई, टिंडा, ये सब डायरेक्ट लगते हैं, लेकिन अब हम लोग इनकी नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं तो टाइम आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने भिंडी डायरेक्ट नहीं लगाई, सैपलिंग में लगाई, तो वैसे भिंडी डायरेक्ट लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी नए नए एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट लगाने हैं तो हमें हर बीज को लगाने से पहले उसका डिस्टेंस देखना पड़ता है। अब आप एक इमेजिन करिए कि टमाटर का पेड़ आपका कम से कम इतनी जगह लेता है, तो आपने पहले ही बीज लगाने से पहले इतनी जगह छोड़नी है। ये नहीं है कि आपने बीज डाल दिए ऐसे ऐसे करते करते और पता चला कि वो इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए कि उनकी ग्रोथ ही रुक गई। तो जो टाइम और जो जगह है वो हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। हर प्लांट का बहुत सिंपल है, अलग अलग प्लांट के बारे में नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने उसमें खाद जो डालनी है वो हमें सिर्फ देसी गाय के गोबर की खुला के सुखाई हुई खाद, देसी गाय के गोबर की खुला के सुखाई हुई खाद, गड्ढे में डाल के बनाई हुई खाद का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि जो हमारे 1 ग्राम गोबर में 300 से लेके 500 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ड्यू टू हीट मर जाते हैं। जब वो ख़त्म हो गए तो उनका कोई काम नहीं रह गया हमारे लिए। जो नॉर्मली गौशाला गड्ढा खोद के गोबर इकट्ठा करके बनाती हैं, तो ये ज़रूर देखने की बात है कि हमें खुला के गोबर को सुखाया हो। और दूसरी खाद वो जो आप अपने घर में ग्रीन वेस्ट से बनाएंगे, जिसको हम ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं, और सूखे पत्तों की खाद भी बनती है जिसको हम गोल्ड मैन्योर कहते हैं। बहुत वेस्ट होते हैं हमारे पत्ते, हम उसको खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये खाद शुरू में हमें हफ्ते में 1 बार अपनी मिट्टी में डालनी ही डालनी है, क्योंकि मिट्टी को धीरे धीरे ही हम न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। अगर हम चाहें आज हम नेचुरल करें और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है मिट्टी को हेल्दी होने के लिए, राइट। और दूसरी चीज़ है कि हम जब पानी देना है हमने, तो हम पानी में कुछ ना कुछ ज़रूर डालते हैं। जैसे हमने कभी एंजाइम डाल दिया, कभी गौमूत्र डाल दिया, कभी छाछ में मिला दिया हमने पानी, कभी हमने सरसों की खल भिगा दी, कभी हमने केले के छिलके रख दिए, कभी हमने अपने सूखे जो पत्ते हैं उनको पानी में डाल के रख दिया, गुड़ डाल दिया, वो बहुत अच्छा पानी बन जाता है। तो इस तरह से जब भी हमने पानी देना है तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके देना है। अब इसमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है, एक पानी हमने मिट्टी में देना होता है और एक पानी हमने ऊपर से स्प्रे करना होता है। तो जब हमें स्प्रे करना है तो उसमें डिल्यूशन बहुत कम होना चाहिए, पानी ज़्यादा और जो चीज़ हम मिला रहे हैं वो कम, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट पत्तों के ऊपर देना है। और जब हमने मिट्टी में डालना है तो हम रेशियो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा मिट्टी तो बर्दाश्त कर लेती है, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, हम 2 को कंबाइंड भी कर सकते हैं, गौमूत्र और एंजाइम को भी कंबाइंड करते हैं। और हमारे घर से, जैसे कि अगर हमें कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, देखो पेस्टिसाइड है, पेस्ट को रोकने का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब हम पौधा लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसके 21 दिन के बाद हम पेस्टिसाइड देना शुरू कर देते हैं। पेस्टिसाइड होता है नीम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, फंगीसाइड। तो टेरेस गार्डनिंग में नीम अस्त्र काफ़ी काम करता है, आज तक कभी ब्रह्मास्त्र और अग्नि अस्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नीम अस्त्र बनाना बहुत आसान है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी वीडियो भी है नीम अस्त्र पे, वो देख सकते हैं, राइट। प्लस अब जैसे कि हमने अपने घर में कोई सब्जी छीली, प्याज के छिलके बच गए, उनको ओवरनाइट सोक कर लिया और उनको बॉटल में भर के रख दिया। कभी आपने हफ्ते में आपने 1 बार पेड़ों को ऊपर स्प्रे कर दिया, कीट आएगा ही नहीं, राइट।
इसी तरह कभी लहसुन का पानी बना लिया, कभी हल्दी का पानी डाल दिया, कभी ताज़े दूध में 1 लीटर दूध में 1 चम्मच काली मिर्च डाल के आपने उसका स्प्रे कर दिया। सब कुछ आपके घर से है। केले के छिलके है, बना सकते हैं तो उसको काट के सुखा लें, नहीं तो उसको पानी में डाल के गुड़ डाल के आप उसको रख दें 4-5 दिन, हिलाते रहें, बहुत अच्छा पानी बनता है। और भी इजी है, उसको पानी में उबाल लें, उबल गया, पानी ठंडा किया, पेड़ों में डाल दिया। इसी तरह जो भी हम अपने पौधों की कटाई छटाई करते हैं, उन पत्तों को भी वेस्ट नहीं करना है, उनको भी सबको एक ड्रम में पानी में डाला और पत्तों को डाला, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, गुड़ डाल के आप उसको हिलाते हिलाते रहे और वो पानी आपने डाल दिया। आप ये देखिए कि जिस तरह हमें खाने में हर चीज़ पसंद है, अगर आपको रोज़ में एक रोटी और दाल ही खाने को मिले तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। इसी तरह हमारे प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स आर लाइक ए बेबी। जैसे हम बच्चों को पालते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, उनसे बात करते हैं, वैसे ही हमें प्लांट्स के करना है। प्लांट्स को भी सब कुछ चाहिए, आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, आपका मैग्नीशियम भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा, हम अग्निहोत्रा करते हैं, हवन करते हैं। हवन की राख बहुत अच्छी है। जब भी खाद मिलानी हो, थोड़ी हवन की राख मिला दें, 24 घंटे के लिए छोड़ दें, उसको हिलाते रहे और वो खाद के संग डाल दें। जब भी हम खाद मिलाएं तो भी हम कुछ मिला सकते हैं। और अगर हम खाद तो हमें डालनी है, लेकिन धीरे धीरे हमने हफ्ते से लेके फिर 10 दिन, 10 से लेके 15 दिन का गैप बढ़ाना है खाद में, क्योंकि धीरे धीरे हमारी मिट्टी उस हिसाब से बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं पेस्टिसाइड के ऊपर। देखिए, नॉर्मली टेरेस गार्डन में क्या होता है, आपका मिली बग्स आ जाते हैं, आंट आ जाते हैं, स्नेल आ जाती है, आपका वो काला काला स्पॉट्स आ जाता है, जो काले काले कीड़े लगते हैं, और ऐसे ही कॉमन से कीड़े आते हैं। इन सब का एक ही जुगाड़ है, बोरिक एसिड या बोरिक पाउडर, जो आपके सबके घर में किचन में होता है। और अदरक, आपने लहसुन की 4-5 फाँकी ली, एक प्याज लिया, थोड़ी सी तेज हरी मिर्च ली, उनको बॉयल किया, उस पानी को ठंडा किया, 1 चम्मच हल्दी मिलाई, स्प्रे कर दिया। ये चीज़ें अगर आप रेगुलर रखेंगे तो पेस्ट आपके पास नहीं आएगा। नंबर 2, बहुत सिंपल सा टेक्निक बता रही हूँ। हर प्लांट के पॉट में 2 लहसुन की तुरी बो दीजिए। हर प्लांट में, हर पॉट के अंदर, कीट अपने आप ही नहीं आएगा। फिर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कीट नहीं आने देते, जैसे तुलसी, एलोवेरा, आपका अजवाइन, लेमन ग्रास, गेंदे का फूल और हल्दी, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। जहाँ पे भी आपने काफ़ी प्लांट लगाए हैं, बीच में एक तुलसी का पेड़ रख दीजिए, फिर कहीं एक गेंदे का पेड़ रख दीजिए, कहीं एक लेमन ग्रास रख दीजिए, इस तरह से कहीं हल्दी रख दीजिए बीच बीच में। ऑटोमेटिकली आपके पास पेस्ट नहीं आएंगे, हमें पेस्ट को लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आपने पेस्टिसाइड रेगुलर डालना है तो हम पूर्णमासी और अमावस पे डालते हैं। अमावस से 2 दिन पहले और पूर्णमासी के 2 दिन बाद, क्योंकि चंद्रमा है जो वनस्पति का देवता है, उससे उस टाइम में ब्रीडिंग का चांसेस होते हैं, कीट ज़्यादा आते हैं और वो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर उस टाइम हम पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं तो भी कीट हमारे पास नहीं आते। देखिए, हमें उनको मारना नहीं है, हमें उनको आने से रोकना है। तो इतना काम भी आप कर देंगे अगर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा बात, देसी सीड में बहुत ताकत होती है, वो इतनी जल्दी कीट को नहीं आने देते। और मिक्स क्रॉपिंग हमारा नेचुरल फार्मिंग का बहुत गोल्डन रूल है। मिक्स क्रॉपिंग प्लस मल्चिंग, ये 2 चीज़ें अगर हम रेगुलर करते रहेंगे तो भी हम ये सब चीज़ों से बचेंगे और हमारी सॉइल भी मेंटेन होगी और हमें पेस्ट की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। मिक्स क्रॉपिंग बहुत सिंपल है। आपने नीचे हल्दी बो दी, अदरक बो दिया, फिर आपने एक प्लांट लगा दिया, साइड में आपने धनिया बो दिया, क्योंकि देखिए धनिया है, जितनी भी द्विदलीय फसलें हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने नाइट्रोजन फिक्सिंग तो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी मिट्टी को नाइट्रोजन चाहिए।
जो ये खरपतवार उगती है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए उगती है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो नेचर ने उसको दे दी। और जो हम वीडीसाइड डाल देते हैं, हम खरपतवार को मार देते हैं। ये खेतों में भी यही होता है बात। जब हम उसको मारते हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो अगर वो ना आए तो आप जैसे चना है, साबुत दालें हैं, धनिया है, वो बो दें। अब आपकी मल्चिंग भी हो गई और आपकी मिक्स क्रॉपिंग भी हो गई और आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके हम लोग अपने टेरेस गार्डन को, और खेतों में भी हम ये काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। हमारे किसान जब गेहूँ बोते हैं तो साथ में वो थोड़ा चना भी बोते हैं, थोड़ा धनिया भी बोते हैं और थोड़ा दाल भी बोते हैं साबुत। जैसे अगर 80 किलो अगर उन्होंने गेहूँ बोया है तो 10 किलो वो उसमें से दाल बोएंगे और 5 किलो चना और 5 किलो धनिया बोएंगे। उससे क्या होता है, नाइट्रोजन मिट्टी में रहता है, पानी की नमी को वो मेंटेन करता है और आपकी मिट्टी को हेल्दी बनाता है और फसल बहुत अच्छी होती है और कीट नहीं आता। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे। ऐसे तो बहुत हैं टिप्स, अगर कोई लिमिट नहीं है जितना भी करूं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अभी मेरे को टाइम कम ही मिला है बहुत, और मेरी भी ट्रेन है एक्चुअली, मुझे भी निकलना है। तो अभी कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से। हेलो मैडम, आपने जो गोबर को जो कंडे आते हैं, हाँ, जो गीला गोबर बाद में सूखता है, हाँ, तो आपने प्रोसेस उसको सुखाने के बाद वाली बताइए क्या? देखिए, जो खाद हमें मिट्टी में मिलानी है, एक गोबर को सुखाने के 2 तरीके होते हैं। एक आपने खुला छोड़ दिया, उसमें धूप भी लगेगी, उसमें ओस भी गिरेगी, उसमें छाएं भी आएगी, सब कुछ आएगा, राइट, वो तो नेचर के तरीके से हो गया। हाँ। एक हमने जब गड्ढा खोद के गोबर उसमें डाल दिया, तो क्या हुआ, जब भर गया तो हमने ऊपर से गड्ढा बंद कर दिया। अब गड्ढा बंद कर दिया तो अंदर हीट बहुत तेज हो गई। अच्छा, गोबर तो ऑटोमेटिक ही हीट कंडक्टर है। आप अगर ताज़े गोबर को हाथ में लेंगे तो वो इतना गर्म होता है कि आपको करंट आने का चांसेस होते हैं कि हम लोग चप्पल पहन के लेते हैं उसको, समझ रहा हूँ, है ना। तो जब गोबर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो हीट वजह से मर गए। तो काम तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में करना है। प्रोसेस क्या आपकी? तो उसका प्रोसेस ये कि उसको खुला छोड़ दें, हवा भी लगे, धूप भी लगे, हिलाते डुलाते रहें, और आप चाहें तो उसमें जीवामृत डाल दें, थोड़ा और अच्छी खाद तैयार हो जाती है। होता ना, जिसकी एक क्वालिटी होती है, एक बेसिक खाद। आपने मैक्सिमम जो है ना सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग को फॉलो करने की बात की है। हाँ, तो पालेकर गुरुजी मेरे भी गुरुजी हैं। हाँ, हाँ, तो उन्होंने जीवामृत और घन जीवामृत बताया। हाँ, वो है मस्त। तो सबसे अच्छा है कि जीवामृत बन जाए या उसका घन जीवामृत बन जाए? घन जीवामृत बनाने की अपनी एक प्रोसेस है मैडम। हाँ, आई नो, वो मुझे पता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जैसे आपने घन जीवामृत बनाया, अब 3-4 महीने ही साल में घन जीवामृत बन सकता है, क्योंकि जो खेतों में घन जीवामृत बनता है वो तो ऐसे पाउडर की तरह बनता है, राइट। और जो टेरेस गार्डनिंग के लिए बनता है वो हम लड्डू की तरह बनाते हैं ताकि हम उसको स्टोर कर पाए। बराबर, क्योंकि टेरेस गार्डन में स्टोर करना अपने आप में लोगों को मुश्किल है, तो हम बड़े बड़े जैसे मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो बनाते हैं। तो उसको सुखाने में कम से कम हमको 1.5 महीना चाहिए ही चाहिए, उससे पहले वो नहीं सूखना चाहिए। ये एक उसका प्रोसेस होता है। तो जो हम खेतों में करते हैं ये तो हो गया घन जीवामृत। ये क्या करना है, आपने पानी में मिला के देना है, बट जो खाद आपको पहले मिट्टी में मिलानी है और जो 10 दिन बाद आपने मिट्टी को खाद देनी है, मैं उस खाद की बात कह रही हूँ। ये कि वो खाद जो गोबर की है आपने ऐड ऑन जो करनी है, क्योंकि घन जीवा भी देंगे, क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी बेकार है कि उसको अभी हमें शुरू में बहुत कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो गोबर की खाद में कभी हम ट्राइकोडर्मा डाल के रख देते हैं 24 घंटे के लिए, कभी हम अग्निहोत्रा की राख डाल के रख देते हैं, जिससे कि वो उसके जो मिट्टी के जो रोग हैं उन पे भी संग संग काम हो जाए, साइमल्टेनियस एक ही बार में काम हो गया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपने जो सजेस्ट किया कि आप जो गोबर आप बीन के लाओ, गाय का गोबर या घर में गाय, उस गोबर को आप नेचर के साथ छोड़ दो। हाँ, और उसको अपने आप जो है सूखने दो। हाँ, उसके बाद कूट के बारीक करके उसकी खाद बना लो। हाँ, ये आप बोल रही हैं, ठीक है। तो इसको और भी घंटिया बनाने का एक तरीका है किसानों के लिए। जैसे आपने बताया ना, हमने गोबर को सुखा दिया अच्छी तरह और फिर हमने बनाया जीवामृत, और जितना जीवामृत वो गोबर पी लेगा, पीने दीजिए और फिर उसको सुखा दीजिए, वो आपका घन जीवामृत आसान तरीके से बन जाता है। नहीं, समझ रहा हूँ, ठीक है ना। मेन पर्पस वही है,
बट डिफरेंट तरीके से उसको हाँ, आपने बनाना उसका तरीका थोड़ा अलग है। बताया। हाँ, डिफरेंट तरीका है। टेरेस में अलग होता है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, वो अब लाएंगे अपनी छतों पे बनाएंगे, तो वो उनको थोड़ा मुश्किल है। तो हम जीवामृत को ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं वहाँ पे। हाँ, जीवामृत प्रमोट करना। हाँ, अच्छा, जीवामृत की शेल्फ लाइफ नहीं है, 1 वीक की है, हाँ, 1 वीक। राइट। आप नीम अस्त्र 1 की जो नीम अस्त्र है उसकी शेल्फ लाइफ नहीं है आपकी, तो हमने नीम अस्त्र 2 करा है इन्वेंट, जो आप 6 महीने तक रख सकते हैं। तो ये टेरेस गार्डनिंग में हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि लोग आराम से इजी तरीके से अपनी छतों पे उगा सकें। तो इतना कुछ उनके घर के अंदर भी है जिससे वो कर सकते हैं। दूध कई बार वेस्ट होता है, चावल आपने बनाए, पानी निकला, उसका माड़ निकला, छोड़ दिया, उसको डाल दिया। पनीर निकला, पनीर का पानी डाल दिया, बाहर रख के थोड़े देर 8-10 दिन फंगिसाइड हो गया आपका। बराबर। तो ये सब चीज़ें हम अपने किचन से अगर निकालें और उसको करें तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अपना सेशन यहीं पे, अच्छा हाँ, ये एक ना, ये देखिए तरकारी बीज हैं, देसी बीज, तो ये देखिए देसी बीज ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब इतनी खुशी की बात है कि हमारी सारी जगह इंडिया में सब जगह देसी बीज अवेलेबल हो रहे हैं, कोई कमी नहीं है हमें। तो हमें बीज हर जगह मिल सकते हैं, बट ये सोचना है। और लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि आप सब ने आज एक संकल्प लेंगे कि हम देसी चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे और हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी हालत में। वेरी बिग नो टू केमिकल। अगर हमने केमिकल का इस्तेमाल करा तो फिर इतना सब कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। तो केमिकल अगर हम लोग छोड़ेंगे अपने घरों से, तभी हमारा ये जो एक सपना है वो पूरा होगा। ठीक है ना? अच्छा, ओके, थैंक यू, जय हिंद।